आप सब में से एक बच्चा ये बता दे मुझे भाई, एक बच्चा ये बता दे मुझे जिसने बिना ए की बारी लिखे ए लिखना सीख लिया हो, या टू की टेबल ए की बारी में लिखी और याद हो गई हो बचपन में। याद है किसी को? ऐसा हुआ किसी के साथ? नो मैम। तो फिर हम अब कैसे सोचते हैं कि मैडम की क्लास सुनेंगे, सत्संग है, मैडम करेंगे और हमारा हमारा काम हो जाएगा? नहीं हो सकता ना ये। देन यू हैव टू डू एटलीस्ट 4 टाइम्स। मैं आपने टू की टेबल तो 10 बारी भी लिखी होगी, और ए के लिए तो पता नहीं कितने पेज भरे होंगे तब एबीसी लिखना आया होगा, लेकिन अब मैं आपको 4 टाइम्स करने को कह रही हूं। देन ऑल ऑफ यू शुड प्रॉमिस मी। प्रॉमिस करो, सब करेंगे? यस यस मैम। मैम। तो फिर 90% से अबाउ की गारंटी मेरी ले लो, अगर मेरे प्रिंसिपल्स और मेरे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चलोगे तो। नहीं चलोगे तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। फंडामेंटल क्लियर होने में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जहां दिक्कत आए यू कैन आस्क मी, क्लास के बीच में भी और क्लास के बाद में भी। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट नहीं मैं बोलूंगी, फर्स्ट मेरा ऑब्जेक्टिव्स था, मैंने आपको गुरु मंत्र दे दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिया क्या है आपका, और तीसरा मैंने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल्स क्या है, रूल्स क्या है, किस तरह से आप वो अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। अब हम अपने बेसिक चीजों की तरफ आएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक हम कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स में करवा चुकी हूँ, उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, सर ने लिंक प्रोवाइड करा दिया है सबको। तो पहला चैप्टर है हमारा रेशो, वेरिएशन एंड प्रपोर्शन। रेशो क्या चीज है? 3 चीजें हमने पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, रेशो, वेरिएशन एंड प्रपोर्शन। तो पहला है रेशो। तो अब रेशो है क्या, मैं वन बाय वन आप में से ही किसी ना किसी को बुलाऊंगी। जसप्रीत कौर, आप पढ़िए रेशो के बारे में। Ratio is a comparative relation between two quantities of same kind expressed in the same units. देखो ध्यान से, Example, एक मिनट, कोई बात नहीं, बस आपने सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है। और जब ये एमएसपी गर्ल्स के पास में आऊंगी, आप जितनी भी गर्ल्स हैं अपना एक क्राइटेरिया बना लो रोल नंबर वाइज। तो आपकी जब टर्न आएगी तो पहले एक गर्ल बोलेगी, फिर जब दोबारा आपकी टर्न आएगी तो सेकंड वाली गर्ल बोलेगी। ठीक है, आज तो हम कर लेंगे जैसे भी मैनेज, आगे से आपने अपनी सीक्वेंस खुद बना के रखनी है। ठीक है बेटा। अब देखो, हमने सबसे पहले रेशो पढ़ा जसप्रीत ने। रेशो क्या है? रेशो इज अ कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज का। बेटा जी आपका माइक फिर ऑन हो गया है। एमएसपी गर्ल्स, जब आपकी टर्न आएगी तब ऑन करना, अभी ऑफ कर दो, नहीं तो आपकी आवाज और मेरी आवाज क्लैश करती है। देखो रेशो क्या है? कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना, लेकिन वो क्वांटिटी सेम काइंड की होनी चाहिए और एक्सप्रेस इन सेम यूनिट्स। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है आपको किस तरह से यूज होगी ये पेपर में, ये आपके हथियार हैं। अगर आपसे पेपर में मैं इसमें से रेशो वर्ड हटा देती हूँ तो आपका क्वेश्चन बन जाता है दैट इज द कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पास एमसीक्यू आने हैं। आपने रेशो की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, डेफिनेशन दी होगी, आपको फाइंड करनी है कि ये क्या डेफिनेशन है या किसकी डेफिनेशन है। या ये लिखा जाएगा कि रेशो की डेफिनेशन बताओ, नीचे 4 डेफिनेशन दे दी जाएंगी, आपको उसमें से एक चूज करनी होगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब देखो वो कह रहा है दो क्वांटिटीज, सबसे पहले तो क्वांटिटीज होनी चाहिए, जैसे 80 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। एक बच्चे के 80 मार्क्स आए, एक के 40 मार्क्स आए, दो क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, और सेम काइंड, दोनों के ही 100 में से आए तो सेम काइंड हो गया।
सेम यूनिट की दोनों के ही मार्क्स हैं, तो सेम यूनिट हो गया। तो इसको हम रेशियो में क्या लिख सकते हैं, 80:40, यानी कि 2:1। अगर हम इसको 80/40 मीन्स 2 के रूप में लिखते हैं, तो इसको हम बोलेंगे प्योर नेचुरल नंबर एंड नो यूनिट इज एसोसिएटेड विद इट। 2 अपने आप में एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, इन द रेशियो A:B, A and B are called terms of ratio। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि अगर A and B, A:B है, तो इसमें A and B दोनों क्या है, हमारी टर्म्स, दोनों टर्म्स हैं हमारी रेशियो की। उसमें से A जो है वो जो ऊपर वाला होता है, जैसे हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपने सुना होगा सबने, तो रेशियो में हम न्यूमिनेटर को बोलते हैं एंटीसीडेंट एंड डिनोमिनेटर को कॉन्सिक्वेंट। यहां तक आपको क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई डाउट? हो गई ये बात क्लियर आप सबको? ओके, आगे है Ma'am. प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो क्या है, इसको सेम स्टूडेंट ही कंटिन्यू करेगा रेशियो को। जसप्रीत आप ही कंटिन्यू करिए, प्रॉपर्टीज पढ़िए बेटा इसकी। The value of ratio remain unchanged when the terms of ratio are multiplied or divided by same number. सेकंड पढ़िए, Example, एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, सेकंड पढ़िए। okay, ma'am. Two or more ratios can be compared by reducing them to the same denominator. यस, Ma'am, अब आपकी example, नहीं बेटा, एग्जाम्पल्स मैं समझाऊंगी। अब आपकी रेशियो की दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी वो ये कहता है कि जो रेशियो की टर्म्स होती हैं, अभी हमने बोला था ना कि ए एंड बी उसकी टर्म्स होती हैं, जिसमें ए को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और बी को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें, तो हमारी रेशियो सेम रहेगी। अब एग्जांपल देखिए, 2:4 है आपका, इसमें 2 है आपका एंटीसीडेंट एंड 4 है आपका कॉन्सिक्वेंट। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4:8 हो जाएगा, बट वो रेशियो सेम ही रहेगी। समझ आइए आपको ये बात? yes, इसी ma'am. तरह 9:27 है, इसके एंसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो रेशियो बन जाएगी, 9 से डिवाइड करेंगे सॉरी, तो 9 से रेशियो बन जाएगी 1:3। तो रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, रेशियो सेम रहती है। आप 2:4 को 4:8 भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. अब आगे देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, 2 और मोर रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग देम टू द सेम डिनोमिनेटर मींस कॉन्सिक्वेंट। तो अगर आपको दो रेशियोज को कंपेयर करना है कि कौन सी रेशियो छोटी है और कौन सी रेशियो बड़ी है, तो इन दैट केस आपको दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तभी आप कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 3:4 एंड 8:12। अब इन दोनों में से आपको बताना है कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। देखो, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर इधर 12 है और इधर 4 है, तो आप 4 को भी 12 बनाओगे, और 4 को 12 बनाने के लिए आपकी पहली प्रॉपर्टी यूज होगी कि 4 को 12 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वो सेम रहेगी। तो 3:4 को हम लिखेंगे 9:12। ये बात क्लियर होगी? हाँ Yes, जी। ma'am. Yes, ma'am. तो अब देखिए, ma'am. ये 9:12 है और ये 8:12 है। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कंपेयर करेंगे सिर्फ न्यूमिनेटर से, यानी कि एंटीसीडेंट से। तो कौन सा बड़ा है, 9 वाला बड़ा है या 8 वाला बड़ा है? 9 वाला बड़ा है। बेटा बीच में से बहुत से लोगों का माइक ऑन है, आप प्लीज माइक ऑफ रखिए, सिर्फ वही ऑन करेगा जिसको मैं कहती हूँ पढ़ने के लिए।
अदरवाइज ये क्लास में डिस्टरबेंस हो रही है, ठीक है। आपके आसपास और लोग भी होंगे, वो बात कर रहे हैं, हम भी उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो भी हमारी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो प्लीज माइक तभी ऑन करिए जिसको मैं पढ़ने को बोलूंगी। तो अब देखिए 9 और 12 में से कौन सा बड़ा होगा? जसप्रीत आप ही बताइए। मैम 9। तो फिर हमारी कंपैरिजन हो गई कि 9/12 जो है दैट इज ग्रेटर। आंसर आ गया हमारा। यस मैम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 3/4 इज मोर देन 8/12। आगे आता है हमारे पास रेशियो ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी। एक सेकंड बेटा। हाँ जी, तो आगे देखिए आपके पास है रेशियो ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी। इफ A is equal to B, then ratio A ratio B is called equal ratio। देखिए अगर आपका एनसीडेंट, अभी आपने पढ़ी है दो टर्म्स, एनसीडे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, हम बोल सकते हैं इसको, सॉरी थोड़ा आगे हो गया। देखिए ये वर्ड मैं बार बार आप लोगों को इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि नई टर्म्स हैं, आपको याद हो जाए। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, अगर दोनों इक्वल हैं आपके तो फिर आप उसको बोलोगे इक्वल रेशो। क्या बोलोगे? इक्वल रेशो। इफ ए इज इक्वल टू बी, जो दो टर्म्स आपकी होती हैं वो दोनों अगर आपकी इक्वल हैं तो वो रेशो इक्वल कहलाएगी। इफ ए इज मोर देन बी देन इट इज कॉल्ड ग्रेटर इन इक्वलिटी। अगर आपका ए बड़ा है और बी छोटा है देन इट इज कॉल्ड ग्रेटर इन इक्वलिटी। ऑन द अदर साइड अगर आपका बी बड़ा है और ए छोटा है देन इट इज कॉल्ड लेसर इन इक्वलिटी। ये बात क्लियर हो गई? शो Yes, नहीं हो ma'am. रहा बेटा? स्क्रीन नहीं शेयर हो रही आप लोगों के साथ? नो No, मैम। ma'am. No, ma'am. ओहो, अब हो रही है? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। हाँ, संजना ने पॉइंट आउट किया बेटा, बता दिया करो ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए ये आपको दिख रहा है A इज इक्वल टू बी, रेशियो ऑफ Yes, ma'am. इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी। तो यहाँ पर आपका जब दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो हम इनको इक्वल रेशियो बोलेंगे। जब आपकी A बड़ा है यानी कि न्यूमिनेटर या इंसिडेंट आप कह सकते हो इसको, ये बड़ा है तो इसको हम ग्रेटर इनइक्वलिटी बोलेंगे। और जब आपका B बड़ा है तो हम इसको लेसर इनइक्वलिटी बोलेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन बन गए आपके पेपर के एमसीक्यू के। कर लोगे याद? Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब आता है हमारा इनवर्स रेशियो और रेसिप्रोकल रेशियो। अब अगर ए रेशियो बी हमारी रेशियो है तो उसकी इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होगी? बी रेशियो ए। यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बी हमारा एंटीसीडेंट बन जाएगा और ए हमारा कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा। क्लियर हो गया ये? तो उसको हम बोलेंगे इनवर्स रेशो या रिवर्स रेशो। क्लियर? तो पेपर में ऐसे पूछा जा Yes, सकता है ma'am. आपसे कि 3:4 की इनवर्स रेशो क्या आएगी, तो आप बोलोगे 4:3। या 3:4 की रेसिप्रोकल रेशो क्या है, तो 4:3। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशोज। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशोज हमारी हैं। सबसे पहला है कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो क्या होती है? when 2 or more ratios are multiplied together then resultant ratio is called compound ratio। देखिए आपके पास 2 या 3 रेशो, बेटा आप स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? Yes, ma'am. यस मैम। क्योंकि स्क्रीन से ही समझ आएगा। देखिए आपके पास 3 रेशो हैं, A रेशो B, C रेशो D, E रेशो F। आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है टुगेदर।
मतलब जो आपके एंटीसीडेंट है उनको एंटीसीडेंट से, जो कॉन्सिक्वेंट है उनको कॉन्सिक्वेंट से, यानी कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज को बोले तो ऊपर वाले नाल, थले वाले थले नाल। क्लियर हो गया ये चीज? Yes, तो ma'am. ए रेशो ACE आपके एंटीसीडेंट है, क्या है? ACE, और रेशो में आएगा BDF तीनों को ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, टुगेदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी जो रिजल्टेंट रेशो आएगी, जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे कंपाउंड रेशो। क्या बोलेंगे? Compound ratio. कंपाउंड रेशो। द कंपाउंड रेशो ऑफ टू रेसिप्रोकल रेशियोज इज यूनिटी। देखो ए रेशो बी है, इसकी रेसिप्रोकल क्या होगी? बी रेशो है। जब उनको मल्टीप्लाई करोगे ए बी रेशो बी ए, तो दोनों इक्वल हो गया ना, तो 1 आ जाएगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन बनता है। जहां जहां क्वेश्चन बन रहे हैं मैं साथ साथ बता रही हूँ, चाहे आप उसको हाईलाइट कर लेना शाम को पढ़ते हुए, चाहे उसके नोट्स बना लेना। वो क्वेश्चन बनते हैं मतलब बनते हैं। ठीक है? तो वो कह रहा है कि जब दो रेसिप्रोकल रेशियोज को हम कंपाउंड करते हैं तो उसका आंसर हमारा यूनिटी आता है। पेपर में यूनिटी ही लिखा रहेगा और आप देखते रहोगे कि हमने तो 1 पढ़ा था। 1 मतलब यूनिटी। तो आंखें दिमाग सब कुछ खोल के एमसीक्यू पढ़ना होता है, ओपन माइंडेड। कंपाउंड रेशियो ऑफ टू रेसिप्रोकल रेशियोज इज यूनिटी। तो कंपाउंड रेशियो की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली। नेक्स्ट है डुप्लीकेट रेशियो। अब देखिए, अगर हम दो इक्वल रेशियोज को, इक्वल रेशियो भी हमने पढ़ी थी, ए रेशियो बी, उनको कंपाउंड कर देते हैं। कंपाउंड का मतलब उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ए का ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर। तो इससे जो हमारी रेशियो आएगी उसको हम बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो। अब पेपर में बच्चे क्या करेंगे? ए रेशियो बी की डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी? बच्चे लिख के क्या आएंगे? 2A रेशियो 2B। नो, दैट इज रॉन्ग। डुप्लीकेट मतलब ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। समझ आ गई आपको ये बात? Yes, हाँ जी। ma'am. और ट्रिप्लीकेट मतलब उसका थ्री टाइम्स ए क्यूब रेशो बी क्यूब। तो अगर आप 3 इक्वल रेशो को कंपाउंडेड करते हो तो उसकी जो रिजल्ट आता है उसको ट्रिप्लीकेट रेशो बोलते हैं। मींस ए रेशो बी इंटू ए रेशो बी इंटू ए रेशो बी, ए क्यूब रेशो बी क्यूब। इसी तरह सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट में हमने स्क्वायर किया था, सब डुप्लीकेट में हम स्क्वायर रूट कर देंगे, और सब ट्रिप्लीकेट में हम क्यूब रूट कर देंगे। ठीक है? अब यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. गुड। आगे है कंटिन्यू रेशियो। द कंटिन्यू रेशियो इज द रिलेशन between the magnitudes of two or more ratios as denoted by A ratio B ratio C. ठीक है? The continue ratio of 2 ratio 3 and 4 ratio 10 is 8 ratio 12 ratio 30। कैसे निकालेंगे ये मैं अभी आपको बताती हूँ एक्सेल खोल के। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ क्लियर नहीं दिया हुआ है। सो फॉर दिस, जहां आपको क्लैरिटी नहीं होगी वहां मैं आपको एक्सेल शेयर करके दिखाती हूँ अभी। बिकॉज ये एक्सेल ही मेरा ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड कह लो, ब्लैक बोर्ड कह लो, जो भी है। 4 पॉइंट अभी बताती हूँ बेटा। आप लोगों को एक्सेल शेयर हो रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. गुड। देखो 4 पॉइंट अभी रमन ने पूछा है। बेटा आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है रमन? रमन स्पीकर ऑन करो अपना। रमनदीप कौर। मैम 0.4 रह गया जी। हाँ जी रमनदीप कौर, 0.4 बता दिया बेटा मैंने। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट और सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट। आया समझ रमनदीप कौर?
नो रिस्पॉन्स फ्रॉम रमनदीप। इट्स ओके चलो मैं एक्सेल खोल रही हूँ। अभी हमारी जो हमने आपको कंटिन्यू रेशो बतानी है, कंटिन्यूड रेशो। कंटिन्यूड रेशो इज द रिलेशन, देखो 2:3, 4:10। ध्यान से देखना, 2:3 और इसको हम यहाँ लिखेंगे 4:10। ठीक है, ये बात दिख रही है आपको? हाँ जी बच्चे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फोर 10। देखिए आप यहाँ से देखिए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया इसने, 4 2 से 8 आ गया आपका। ये ऐसे आती है, देखिए इसका ट्रायंगल ऐसे बनता है, ध्यान से देखना। इसको ना ऐसे डायगोनली करते हैं इसको। नहीं यहाँ भी नहीं आ रहा ऐसे, इसको छोड़ो। आपने बेटा करना क्या होता है, जो इधर वाला और इधर वाला ऐसे ना जेड बना देते हैं इसको। जेड बनाना आता है आपको? Yes, ma'am. तो ये लाइन ना यहाँ से एक लाइन का भी ऑप्शन होता है। इसको ऐसे लेते हैं बेटा, 2 से 4, 4 से 3 एंड 3 से 10, इस तरह से इसकी जिगजैग चलती है। देखो 2 से 4 आएंगे हम पहले, 2 से 4 की तरफ आएंगे, देखो एरो लेके आ रही हूं मैं, 2 से 4, 4 से 3 एंड 3 से 10। तो 2 4 जा क्या बनेगा 8 और 3 4 जा 12 एंड 3 10 जा 30। तो ये आपकी कंटिन्यू रेशो आ जाएगी। ये समझ आइए आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, मैं ना ma'am. इसको वो आपको लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पर। अदरवाइज जब हमारे पास नोटबुक होती है, पेन पेपर होता है, तो हम इसको लाइन ड्रॉ करके दिखा देते हैं। वो यहाँ पर हो नहीं पा रही है बेटा, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए, मेरा पर्पस तो सिर्फ यही है। ठीक है, आया समझ या नहीं आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. नहीं आया। हाँ जी, नहीं आया समझ? नो मैम। अच्छा, कुछ No, बच्चों को ma'am. क्लियर नहीं। समझ नहीं आया मैम, कोई बात कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताती हूँ, डोंट टेक टेंशन। मैं टूल ढूंढ रही हूँ आपको, किस टूल से समझाऊं इसको। 2 रेशो 3
यहाँ पर है 4। पहले तो इसको लिखने का तरीका आना चाहिए आपको। 2:3, 3 के नीचे 4, 4 के आगे 10। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास पेन है? पेन नहीं है? शायद यहाँ से लग जाए। देखो ये अब समझ आ रही है लाइन? नहीं आ रही अभी भी? मैं दोबारा समझाती हूँ जब तक। थोड़ा सा मेरे को टूल चाहिए इसमें। अब कुछ क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। जब कंटिन्यू करना होता है तो पहली रेशो को हम 2:3 लिखते हैं। दूसरी को, जो पीछे वाला 3 होता है आपका कॉन्सिक्वेंट होता है, उसके नीचे उसका एंसीडेंट लिखते हैं और कॉन्सिक्वेंट उसके बाद, और फिर इस तरह से z बना देते हैं। यानी कि यहाँ से नीचे लेके आओ, फिर यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अब देखो आपका 4 2 8 आ रहा है। पहला नंबर आ गया 4 2 8। Yes, ma'am. और दूसरा आ गया 3 4 12। ठीक है, और तीसरा आ गया 10 3 30। तो ये आपकी कंटिन्यू रेशियो बन गई। अब हुआ क्लियर सबको? यस मैम। हो यस गया? मैम। तो एक क्वेश्चन दूं मैं, आप लोगों को करके बताओगे मुझे? अपना अपना Yes, जवाब ना चैट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, इसको मैं एक्सेल को बंद कर रही हूँ, खुली रहे एक्सेल वगैरह भी, क्योंकि आपसे पूछना पड़ सकता है। अब क्वेश्चन लिखिए। 3:5। रविंदर अभी बताती हूँ क्यूब रूट कैसे सॉल्व करेंगे। 3:5 और दूसरा लिखिए 7:8। 3:5 7:8। इसको सॉल्व करके मुझे बताइए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास बस। मैम हो गया। क्या निकला? मैम हो गया। 21:35 रेशियो 40। 3:5 और 7 रेशो क्या बोला मैंने? 8। 7:8। 7 रेशो 45 21 35 और 40। 40। ठीक है, 21 35 40 निकल गया सबका? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब बेटा अब इस पॉइंट में कंटिन्यू रेशियो में सब बच्चे ठीक बोल रहे हैं। किसी को कोई डाउट है? खुशी दियोल, कोई डाउट है बेटा आपको? नो मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। हाँ जी बोलो, किसको डाउट है? मैम एक बार से समझा देना। एक बार फिर से समझा दूं? यस किसको मैम। समझना है? मैम खुशी दियोल। खुशी दियोल। देखो बेटा, मैं आपको पिछला वाला रब कर देती हूँ। 3:5 बोला मैंने। 5 और 7 को एक लाइन में लिखना है और 7 8 फिर आगे आ जाएगा। ठीक है,
अब हमने इसको क्या करना है, वही z बनाना है जो हमने पहले बनाया था। कोई भी कलर हम ले सकते हैं, ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ही ले रही हूँ, चलो ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी लाइन ऐसे आएगी, 3 से 7, 7 से 5 और 5 से 8। तो 7 3 जा क्या बन गया आपका, 21 बन गया। 7 3 जा 21 बन गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और यहाँ क्या था, 3:5, 5 7 जा 35 एंड देन 5 8 जा 40। हाँ जी, किसका डाउट था ये? मैम मेरा था। एक मिनट बेटा, मेरे को ना स्क्रीन नहीं नजर आ रही है। किसका डाउट था ये? खुशी का? यस मैम। खुशी समझ आ गया बेटा? यस मैम। वेरी गुड। मैम बुक में 4 6 15 कैसे आया? बेटा दविंदर उसने डिवाइड कर दिया ना, जो आपका रेशियो निकली है, ये देखो 8 12 30। अभी हमने करैक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि रेशियो को किसी एक नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो सेम आ जाता है। तो 8 12 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 और 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15। तो ये 2 से डिवाइड करके आया ये 8 12 15, 4 6 15, सॉरी। देवेंद्र हो गया क्लियर? ठीक है। और भी किसी ने स्क्वायर रूट के बारे में कुछ पूछा हुआ था? जरा मैं वापस आ रही हूँ कमेंट्स में, चैट्स में। फोर पॉइंट हो गया था, किसने पूछा था 4 पॉइंट? मैम क्यूब रूट सॉल्व कैसे करते हैं बता दीजिए। सिंबल में अंडर रूट का साइन है मैम। अंडर रूट के ऊपर 3 भी लिखा हुआ है बेटा। ओके, ये खुशदीप आर के कौन है जी? आर के कौन है जी? ये रमन कौर, रमनदीप कौर है नहीं शायद, उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है जी। ओके, यस क्यूब रूट, मैम। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये क्वेश्चन आया है। देखो क्यूब रूट जो ये कह रहा है अंडर रूट का साइन है, उसके ऊपर 3 भी लिखा हुआ है ना अंदर, जो नीचे 3 लिखा होता है ये क्यूब रूट बन जाता है। जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वो स्क्वायर रूट होता है। ये पॉइंट हो गया क्लियर? किसी ने पूछा था कि क्यूब रूट का साइन स्क्वायर रूट का साइन है जी। सिंबल में अंडर रूट का साइन है। संजना क्लियर हो गया आपको? संजना, संजना इज नॉट देयर। दविंदर आपने पूछा था क्यूब रूट कैसे सॉल्व करेंगे? यस मैम। देखो बेटा, जैसे इसने संजना ने क्वेश्चन बताया 27, मान लो आपको मान लो आपको 27 रेशो 64 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 27 के 3 हिस्से बनाने हैं। 27 क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, यही होता है 27। Yes, ma'am. 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 27 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 3। 27 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, क्यूब 3. रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3। और क्यूब रूट ऑफ 64 क्या आएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4 आ जाएगा ये। यस मैम। तो 27/4 का अगर मैं क्यूब रूट निकालूंगी तो वो आएगा 4, सॉरी 3/4 क्या आएगा, 3/4. 3/4।
हाँ जी देविंदर जी, समझ आया? यस मैम। ठीक है, गुड। संजना आई बैक क्लास में? बस यहाँ तक हो गया, अब सबका आगे चले। हाँ जी, तो मैं एक बारी फटाफट से इसको रिपीट कर रही हूँ। ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, कंपाउंड, सब समझ आ गया आपको? एंड कंबाइंड रेशो, कंटिन्यूड रेशो, समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. Yes, कर लोगे? ma'am. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आगे है पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब ये पॉइंट्स टू रिमेंबर बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने। ब्रिंग क्वांटिटीज टू द सेम यूनिट, हमने सबसे पहले जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी रेशो की, उसमें था सेम यूनिट, पहली लाइन में लिखा हुआ था सेम यूनिट। इस बात को याद रखना, कभी भी दो अलग अलग यूनिट की रेशो आप नहीं निकाल सकते। जैसे आपको ये बोला जाए कि A 2 रुपए है और B 50 पैसा है, आपने इन दोनों की रेशो निकालनी है, तो आप 2:50 गलती से भी मत निकाल देना, क्योंकि दोनों का यूनिट अलग अलग है। एक है आपका रुपीज में, दूसरा है आपका पैसे में। तो या तो दोनों को रुपीज में चेंज करो या दोनों को पैसे में चेंज करो। तो 50 पैसे को रुपीज में चेंज करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, तो इसलिए इसने 2 रुपए को पैसे में चेंज कर दिया। 2 रुपए को इसने 200 पैसे बना दिया, और इधर से आपका है 50 पैसे। तो उसकी रेशो अगर आप 50 से डिवाइड करोगे इसको, तो 50 को 200 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 150 का अपना आएगा, तो 4:1 आ जाएगा। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला पॉइंट ये है कि यूनिट सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है, कोई मीटर में है कोई सेंटीमीटर में है, तो आप दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करो। समझ आ रही है ये बात? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। When the quantity is increased by given ratio, multiply the quantity by greater ratio. When the quantity is increased, अगर कोई ये कह दे कि ये चीज बढ़ रही है इतने से, तो आप रेशो को उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर मैं आपको इसी को ये बोलूं कि आपकी ये जो रेशो है ये 2 से बढ़ रही है, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर वो डिक्रीज होती है, then given ratio multiply by the quantity by lesser ratio. When quantity is increased, given ratio multiply the quantity by greater ratio. When quantity is decreased by given ratio, multiply the quantity by lesser ratio. इसका एग्जांपल से आप क्लियर होगा नीचे। When both increase and decrease of quantities are present in problem, multiply the quantity by greater ratio to increase and multiply the result by lesser ratio to obtain the final result. ये ना आपको ऐसे इसने एग्जांपल नहीं दिए इसके, लेकिन आपको ये थ्योरी के लिए याद रखना है कि व्हेन द क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होती है किसी गिवन रेशियो से, मान लो 4:1 से कोई चीज इंक्रीज हो रही है, तो आपने उस मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी को ग्रेटर रेशियो से, और अगर डिक्रीज हो रही है तो लेसर रेशियो से, और अगर दोनों दिए हुए हैं तो पहले ग्रेटर रेशियो से इंक्रीज करना है, देन लेसर रेशियो से डिक्रीज करना है। ये आपको याद ही रखना है। अब आगे आता है आपका दूसरा था रेशियो, प्रपोर्शन था हमारा। प्रपोर्शन को पढ़ने के लिए मैं आप में से ही इनवाइट करना चाहूंगी किसी को। जसप्रीत ने रेशियो का पढ़ा था। प्राची आप पढ़िए बेटा। Okay, ma'am. प्रपोर्शन के बारे में पढ़िए। If two ratio are equal, then we say that the two ratio are in proportion. In other words, the four quantities A, B, C, and D are said to be in proportion. If A example ratio B is equal to C ratio D, ठीक है? or A B is equal to C ठीक upon है। D. हाँ। Here the first and last quantity, that is A and D, are extreme, and the two middle terms B and C are called means. हाँ ठीक है, बस Properties. इतना ही The बहुत है। four quantities. बस बाकी मैं आगे बढ़वाऊंगी। देखिए
मैं सिर्फ बताना चाहती थी कि प्रोपोर्शन क्या है, और दूसरा आप में से किसी से भी पूछ सकती हूँ, इसलिए आप सब अलर्ट रहिए। तो वो कहता है प्रोपोर्शन क्या है, कहता है इफ टू रेशोज आर इक्वल, दो रेशो हैं, ए रेशो बी और सी रेशो डी, दो अलग अलग रेशो हैं और वो आपस में इक्वल है तो वो इन प्रोपोर्शन कहलाएंगी। और इसमें 4 टर्म्स हैं आपके पास, देखो आप इक्वल टू की जगह प्रोपोर्शन के लिए ये भी यूज कर सकते हो इस तरह से। मैं अक्सर में दिखा रही हूँ आपको, ए रेशो बी, और दूसरा है आपका इसके बीच में जो साइन लगता है वो 2 बारी ये वाला साइन लगता है इस तरह से, इसको बोलते हैं इक्वल टू या प्रोपोर्शन सी रेशो टी। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। इसकी जो 2 टर्म्स हैं हमारी ए और डी, इसको हम एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं, जो साइडों वाली होती हैं। इन दोनों को ये आपका क्वेश्चन बनता है। एक तो इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन निकलता है कि अगर 2 रेशोज इक्वल हैं तो हम उनको इन प्रोपोर्शन बोलेंगे। दूसरा, इसमें हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं, तो जो स्टार्टिंग और एंड वाली टर्म होती है उनको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? एक्सट्रीम्स। और जो मिडल वाली दोनों होती हैं बी और सी, इनको हम बोलते हैं मीन्स। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, ये पेपर के क्वेश्चन है कि ए और डी जो साइड वाले हैं हमारे, इनको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं, जो बी और सी मिडल में है उनको हम मीन्स बोलते हैं। तो अब 4 चीजें हैं हमारे पास, 4 क्वांटिटीज हैं, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखो जैसे ये दिया हुआ है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स लिख लो बेशक या याद रख लो, प्रोडक्ट ऑफ द आगे भी आएगा आपके पास प्रॉपर्टी में, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। क्योंकि AD हमारे एक्सट्रीम्स हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स हो गया, BC हमारे मीन्स हैं, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, यानी कि BC इज इक्वल टू AD भी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस मैम। एनी डाउट? मैं देख लूं चैट में किसी का कोई डाउट नहीं हो। मैम पेज 4 लास्ट 2 and 3 पॉइंट्स न्यूमेरिकल से समझा दो प्लीज। बेटा वो दोनों के न्यूमेरिकल आपको नहीं दिए हुए हैं, तो इट मींस आपका पेपर आप उतना ही करो जितने आपका मॉड्यूल में दिया हुआ है। अगर कहीं एग्जांपल आएगा देन आई विल टोल्ड यू, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ आपको यही याद रखना है, इंक्रीज है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो इंक्रीज करने के लिए, और अगर डिक्रीज करना है तो फिर लेसर वाली से, लेस करना है तो डिक्रीज वाली से। ठीक है, तो अब आप देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अभी हमने ऊपर किया था। इफ 3 क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर, अगर ए बी सी कंटिन्यूड है तो आप उसको कैसे लिखोगे? अगर 3 चीजें दी हुई हैं कंटिन्यू में तो हमने उसको 4 बनाना है। 4 कैसे बनाना है? जो मिडल वाली है उसको 2 बार लिखना है, यानी हम कैसे लिखेंगे? ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी। ये बात क्लियर होगी आप सबको? उसमें हमें 4 से 3 बनाई थी ना पहले, अब हमने 3 से 4 बनानी है। Then we say that these 3 quantities are in continued proportion. If 3 quantities are in continued proportion, तो हम ये भी लिख सकते हैं, देखो अगर हम इसको यहां से करें AD is equal to BC, तो AC is equal to B square। तो अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि if 3 quantities are in continued proportion, तो हम लिखेंगे B square is equal to AC। तो अब आपसे मैं ये पूछूं कि क्या 3, 6 and 12 कंटिन्यू में है या नहीं है? तो पहले आप करोगे 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। और फिर आप ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे, 12 3 जा 36, दोनों इक्वल आ गए। अगर दोनों इक्वल आ गए हैं तो इट मींस दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये क्लियर हुई बात आप सबको? यस मैम। ठीक है मैम। अब अगला है 2 - 4 and 8। देख के बंदा कहेगा कि नहीं ये तो कंटिन्यू हो ही नहीं सकते, बीच में माइनस में आ गया। बट यू सी, देखो ध्यान से देखो, -4 का स्क्वायर 16 होता है,
और 8 2 जा भी 16 होता है, इक्वल आ गए, इट मीन्स दे आर आल्सो इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। हो गया क्लियर ये चीज? ठीक है, अब क्या आता Yes, है आपके ma'am. पास, प्रोपोर्शन हो गया, कंटिन्यू प्रोपोर्शन हो गया, इसकी एक्सट्रीम मिडिल टर्म्स हो गई, मीन्स हो गई। अब हमने निकालना है, अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से आते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो। अब मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, बीच वाला, जैसे हमने यहाँ 20 स्क्वायर निकाला था। और थर्ड प्रोपोर्शनल होता है जो तीसरे नंबर पे होता है, एबीसी है ना, तो सी इज योर थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने निकालना है। तो अब ध्यान से देखना इस चीज को आपने कैसे निकालना है। इफ एक्स वाई एंड जेड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, 3 दिए हुए हैं आपको, तो वाई आपका मीन कहलाएगा, मीन प्रोपोर्शन। इसको हम ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो आप जवाब दोगे वाई। ठीक है, 10 y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, क्योंकि x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड होता है। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, जो हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, तो y क्या हो जाएगा, एक्स जेड का स्क्वायर रूट। तो इसका मीन प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, या ज्योमेट्रिक मीन भी बोल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला टू ऑब्टेन मीन प्रोपोर्शनल y, द नंबर्स ऑफ x एंड z। इफ z इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन, अब x y z में जो थर्ड नंबर पे होता है z, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है। देन x एंड y, thus the same formula can be used find the third proportion। तो आपसे अगर मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए तो आपने y निकालना है, यानी, और थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए तो आपने z निकालना है। x एंड y आपको दिया होगा उस केस में। सिमिलरली ए बी सी एंड डी 4 प्रोपोर्शन है, तो इसमें d इज द फोर्थ प्रोपोर्शन, क्योंकि इसमें 4 नंबर है, तो d फोर्थ प्रोपोर्शन है ए बी सी का। अब देखिए क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए। मीन प्रोपोर्शन बिटवीन इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमने क्या किया था, रूट एक्स जेड, याद है? ये किया है आपने, कर्सर देख पा रहे हो? हाँ जी, Yes, ma'am. Yes. अब इसको हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर रूट निकालना है। देखो अब ध्यान से देखना सब चीजों को। सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें भी 2 डेसिमल है, इसमें भी 2 डेसिमल है, तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें 4 के बाद डेसिमल होगा, तो इसलिए डेसिमल यहाँ आ गया। ये बात क्लियर हो गई, 4 डिजिट से पहले आ गया डेसिमल। हाँ जी, Yes, ma'am. अब देखिए 18 8 जा 144 होता है, और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 होता है। ये बात सबको पता है कि नहीं पता? पता है मैम। ठीक है, तो 12, अब क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, अगर हम 144 के स्क्वायर उसको डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10,000 आ जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ एक्सेल में, ध्यान से देखिए। हमारे पास दिया हुआ है 0.08 और इनटू, मैं निशान डाल रही हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, और यहाँ पर दिया हुआ है 0.18। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आ गया 144, और 144 का स्क्वायर रूट मुझे पता है 12 होता है। ठीक है, और इसमें भी 2 जीरो है, इसमें भी 2 जीरो है, तो 100 इंटू 100 हो गया 10,000। 10,000 का स्क्वायर रूट होता है 100, तो मैं 12 को 100 से डिवाइड करूंगी, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0.12। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? Yes, ma'am. तो ये छोटी छोटी मैथमेटिक्स की ट्रिक्स हैं जो आपको यूज करनी है। दूसरे क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब z बताना है हमने, हमें x और y दिया हुआ है। तो x है हमारा 16, y है हमारा 36, और हमें पता है कि y 2 बार आता है, तो 16 इंटू 36 डबल रेशो 36 इंटू 6। अभी हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम यानी 16x, या आप इस तरह से भी कर सकते हो जैसे इसने किया है, 16 अपॉन 36 इज इक्वल टू 36 अपॉन x,
या आप ऐसे भी कर सकते हो 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 36 इंटू 36, किसी भी तरह से जाओगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 36 इंटू 36 अपॉन 16। ये सॉल्व कर लोगे आप 81 आ जाएगी, तो आपका थर्ड प्रोपोर्शन जो है 81 आ जाएगा। वैसे यहाँ इसको x नहीं लिखना चाहिए था, z लिखना चाहिए था, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो तो कि x तो पहला टर्म है, तो आप इसको x की जगह z लिख लेना या d लिख लेना। समझ आ गई? हाँ जी, हुआ क्लियर ये? यस मैम। तो जब आपकी कंटिन्यू प्रोपोर्शन होती है ना, तो ये थर्ड प्रोपोर्शन लिखता है, इसका मतलब उसमें 3 टर्म्स है। और अगर फोर्थ बोला है तो इसका मतलब ये 4 इंटू 9 रेशियो 12 इंटू फिर d लिख सकते हो आप यहाँ x की जगह, तो ये आपकी रेशियो वही बन जाएगी 4/9 इज इक्वल टू 12/x। इट मीन्स 4x इज इक्वल टू 12 इंटू 9, तो x की वैल्यू आप निकाल लोगे 12 इंटू 9/4 27, दैट इज योर फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जा सकता है आपसे, मीन प्रोपोर्शन पूछा जा सकता है और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जा सकता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर मीन प्रोपोर्शन पूछा हुआ है तो जो 2 वैल्यूज दी हुई हैं उनको मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट निकाल लो। अगर थर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ है आपको, तो जो सेकंड वैल्यू होती है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करो और इस वैल्यू से डिवाइड कर दो। शॉर्टकट्स बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपके पेपर में एमसीक्यू है, आपको करके नहीं दिखाना है। फोर्थ प्रोपोर्शन दिया हुआ है आपको अगर, तो आपने क्या करना है, ये दिस वन एंड दिस वन को मल्टीप्लाई करो, यानी सेकंड और थर्ड को, और फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा। आप किसी भी तरह से जैसे आपको समझ आए आप वैसे कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस मैम। अब आगे आता है बेसिक रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन। बेसिक रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन में सबसे पहले आता है इनवर्ट टेंडो। इनवर्ट देखो, वर्ड से याद करना है आपने हर एक चीज को। इनवर्ट का मतलब क्या होता है, उसको उल्टा कर देना, यानी कि a रेशो b को आपने b रेशो a कर दिया, c रेशो d को आपने d रेशो c कर दिया। जब आप इस तरह से रेशो अप्लाई करते हो तो इस ऑपरेशन को, इस काम को हम बोलते हैं इनवर्ट टेंडो, इनवर्ट एंडो। ठीक है, क्लियर हो गया? मैम रिपीट कर दो एक बार। देखो, इनवर्ट एंड डू ऐसे याद कर लो। इनवर्ट एंड डू तो इसको बोलते हैं, आपको याद करना है। इनवर्ट एंड डू करो, क्या करो, इन्वर्ट कर दो। इन्वर्ट क्या करोगे, आपके पास 2 रेशो है प्रोपोर्शन में, ए बी और सी डी। ए बी को इन्वर्ट करोगे तो बी ए बन जाएगी, बी रेशो ए, और सी डी को इन्वर्ट करोगे तो डी रेशो सी बन जाएगी। यानी कि जो एक्सट्रीम थी वो मीन बन गई और जो मीन थी वो एक्सट्रीम बन गई। ठीक है, ओके मैम। यस हो गया क्लियर सबको? यस मैम। गुड। अब क्या है, अल्टर एंडो। अल्टर एंडो, अल्टर मतलब क्या करना है, अल्टर कर दो। अल्टर कैसे करोगे, अब क्या करना है, एक्सट्रीम सेम रहेंगी, मीन वालों को दोनों को चेंज कर दो, सी की जगह बी, बी की जगह सी, तो ए रेशो सी, बी रेशो डी। इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं अल्टर एंडो। क्लियर? याद रखना है आपको, इनवर्ट एंडो में हमने क्या किया, ए रेशो बी को बी रेशो बना दिया, सी रेशो डी को डी रेशो सी बना दिया। अल्टर एंडो को हमने एक्सट्रीम्स को नहीं छेड़ा, सिर्फ मीन को चेंज कर दिया, बी की जगह सी ले आए, सी की जगह बी ले गए। क्लियर? आपसे पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है बेटा कि ए रेशो बी और सी रेशो डी का अल्टर एंडो बताओ क्या होगा, तो आपको ऑप्शंस दी होंगी, उसमें से ये ऑप्शन चूज करनी होती है। समझ आई आपको ये बात या नहीं आई? मैम आ गई। अब आता है कंपोनेंटो। समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया, अपना नाम भी बोल दो बेटा। किसको नहीं समझ आया बेटा? अच्छा, एमएसपी गर्ल्स में से बोल रहे हैं। देखो बेटा, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो आपका प्रपोर्शन होता है ना, ये उसकी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक रूल्स हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज नहीं है, रूल्स हैं।
उसमें अगर मैं आपको ये बोलूं कि बेटा अपना अपना नाम उल्टा लिख के दिखाओ मुझे, या आप मेरी तरफ मुंह करके खड़े हो, मेरी तरफ कमर करके दिखाओ, तो एक्सरसाइज करते हैं ना योगा में उल्टा सीधा, वही चीज यहाँ करना है आपने। उसको अगर आपको मैं ये कहती हूँ कि ये समझ लो कि ये प्रोपोर्शंस की योगा है, ठीक है। ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, सीधा खड़ा होना है, उल्टा खड़ा होना है, वही पूछ रहे हैं वो। इंटरवेंट, इंटर एंडो, इंटर इनवर्ट, इनवर्ट करना, इनवर्ट का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। यानी कि बी को ए रेशो बी को बी रेशो ए बना दो, और सी रेशो डी को डी रेशो सी बना दो। तो आपको पेपर में ये सिर्फ बोला जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी का इनवर्ट एंडो क्या होगा, तो आपका जवाब होगा बी रेशो ए इज इक्वल टू डी रेशो सी। आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मैंने ए की जगह बी की जगह ए लिखना है, ठीक है बेटा। यस मैम। ठीक है। इसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ऑल्टर एंडो बताओ, तो ऑल्टर एंडो में आपने ऑल्टरेशन करनी है सिर्फ मीन्स वालों की, बीच वालों की। बी की जगह सी ले आओ, सी की जगह बी ले आओ, ए और डी को अपनी जगह रहने दो। इसको हम बोलते हैं ऑल्टर एंडो, ऑल्टर कर दिया, ठीक है। आ गया समझ बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। अब आगे है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या होता है, आपने ध्यान रखना है सिर्फ, कंपोनेंडो में ऐड होता है, ठीक है, डिविडेंडो में माइनस होता है, इस तरह से आपको याद रखना है। कंपोनेंडो में क्या ऐड करेंगे, हमेशा अपर वाले में ऐड करते हैं, एंसीटेंट में उसका कॉन्सिक्वेंट ऐड करते हैं, यानी न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करते हैं। ए रेशो बी सी रेशो डी में आप ए कन्वर्ट करोगे, ए को लिखोगे ए प्लस बी और सी को लिखोगे सी प्लस डी, बाकी बी और डी वही रहेंगे। ये आपका बन गया कंपोनेंडो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका कंपोनेंडो क्या होगा, तो आप लिखोगे ए को ए प्लस बी करना है, सी को सी प्लस डी करना है। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी बेटा, किसी का कोई डाउट? बोल दिया करो बेटा किसी का कोई डाउट है तो। चले आगे। Yes, ma'am. अब आगे है आपका डिविडेंडो। डिविडेंडो में आपने करना है माइनस। मैडम मीन वाला समझ नहीं आया बेटा, मीन में आपने कुछ नहीं करना है, जो दो वैल्यूज दी होंगी उनको मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब यहाँ पर हमें 0.18 और 0.8 दिया हुआ था, हमने मल्टीप्लाई किया 144 आया, 144 का स्क्वायर रूट 12 बनता है, और क्योंकि दो बारी डबल डिजिट थे 100 और 100। हाँ जी, ये किसी बच्चे का क्वेश्चन था। अब मैं डिविडेंडो पे आ रही हूँ। डिविडेंडो में आपने माइनस करना है, यहाँ पर आपने प्लस किया था, यहाँ माइनस करना है। ए माइनस बी रेशो बी, सी माइनस डी रेशो डी। कंपोनेंडो में आपने प्लस करना है, डिविडेंडो में आपने माइनस करना है, बस इतना याद रखना है। हुआ क्लियर? चले आगे। जहाँ Yes, ma'am. कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों आ जाएंगे, वहां पर आपने पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है, इसी तरह इधर पहले प्लस फिर माइनस, तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो इकट्ठे यूज हो जाएंगे आपके। ये आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे ये परफॉर्मेंसेस। आपको याद रखना है कि इनवर्ट एंडो में मुझे क्या करना है, अल्टर एंडो में मुझे क्या करना है, कंपोनेंडो में क्या करना है, डिविडेंडो में क्या करना है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों आ जाए तो मैंने क्या बोला। ये बात ध्यान होगी, समझ आ गई? Ma'am. अब आती है आपकी थ्योरम। थ्योरम क्या है आपकी, ध्यान से देखना। एक मिनट बेटा। इसकी थ्योरम है, देखो अभी हमने पढ़ा
A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D इज इक्वल टू E अपॉन F एंड सोन आपका चलता रहेगा। F के बाद ABCDEF G अपॉन H, ये सब चलता रहेगा। अभी अगर आप इनको हर एक को PQR से मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी कि पहली वाली को आपने A और B दोनों को P से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर N लगा दी रेशो, फिर Q और D को आपने नीचे Q से मल्टीप्लाई कर दिया, C और D को, E और F को R से, सबको मल्टीप्लाई करते गए और पावर N कर दी, और उसकी पावर 1 अपॉन N करोगे तो वो आंसर आपका रेशो वही आएगी जो ये आएगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है, आपसे ये चीजें पेपर में पूछी जाएंगी, आपको लिख लिख के याद करनी है कि अगर A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन D इज इक्वल टू E अपॉन F है, तो A को मैंने किसी से मल्टीप्लाई किया A अपॉन B को, दूसरी क्वांटिटी से मैंने मल्टीप्लाई किया C अपॉन D को, तीसरी से मैंने E अपॉन F को, और पावर सबकी मैं N कर रही हूँ, तो उसकी पावर 1 अपॉन N करेंगे तो उसका रिजल्ट भी वही आएगा जो इन सब का आ रहा है। समझ आ गई आपको ये बात? आपको थ्योरम नहीं करनी है पेपर में, कोई थ्योरम नहीं पूछी जाएगी आपको, इसलिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है जो इसने दिया हुआ है। आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन करना ही नहीं है, आपको सिर्फ उसका रिजल्ट याद करना है, इसलिए ये सब करने की नो नीड एट ऑल, आप इसको क्रॉस कर सकते हो। आया समझ आ गई? नो मैम, समझ नहीं आया। बेटा जी मैं ये कह रही हूँ कि आपको इस थ्योरम को सिर्फ याद करना है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये याद करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं है, आपके पेपर एमसीक्यू है, आपको कोई थ्योरम करके नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद करना है। इफ A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन D इज इक्वल टू E अपॉन F, और ऐसे चलता रहता है, तो देखो सबको हम पावर N से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर सबकी N कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं सबको, मैम और अलग अलग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको P से, इसको Q से, इसको R से, और इसकी पावर 1 अपॉन N कर रहे हैं। यहाँ पर हमने पावर N करी, यहाँ पावर 1 अपॉन N कर रहे हैं, तो ये इस रेशो के बराबर ही आएगा, बस ये याद रखना है आपने। और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपने क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करनी है, और कुछ नहीं करना, थ्योरम आपको करने की जरूरत, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है ना कि आपने प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, यस आप इसको क्रॉस लगा लो मेरी तरफ से अपनी अपनी बुक्स में। मैम 5th पॉइंट बता दो एक बार। कौन सा बेटा 5th पॉइंट? इसके ऊपर ये Yes, वाला ma'am. कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों लगाने हैं ma'am. ना, कंपोनेंडो भी लगाना है, डिविडेंडो भी लगाना है। तो पहले क्योंकि पहले हमेशा कंपोनेंडो आता है जब भी लगता है, तो पहले दोनों को प्लस करोगे कंपोनेंडो आ गया, फिर दोनों को माइनस करोगे डिविडेंडो आ गया, इकट्ठा करना है मतलब दोनों को। तो अपर में न्यूमिनेटर में ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में माइनस कर देंगे, तो ऐसा करेंगे तो वो कंपोनेंडो डिविडेंडो इकट्ठा लग जाता है। मैम फिर इसमें रेशियो बी क्यों नहीं करा? बी तो फिर डिविडेंडो आ गया ना उसमें, तभी तो माइनस कर दिया। अगर आप देखो कंपोनेंडो लगाओगे ए प्लस बी अपॉन बी, डिविडेंडो लगाओगे ए माइनस बी अपॉन बी, फिर वो नीचे आएगा। देखो ध्यान से, आपने ऐसे लिखा, ध्यान से देखना, ए प्लस बी और नीचे लिखा बी, ठीक है, इसकी रेशो में आया आपके पास नीचे, फिर नीचे आएगा तो क्या आएगा, ए माइनस बी, और फिर नीचे आएगा बी। तो जब वो जो फोर्थ वाला होता है वो ऊपर आ जाता है ना, जब हम इसको, ये डिवाइड है ना एक तरह से, ये दोनों इससे डिवाइड हो रहे हैं, रेशियो का यही मतलब होता है ना। ओके मैम, ओके। तो अब ये बी से बी कट जाएगा आपका, जब इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो क्या बनेगा, ये बी अपॉन ए माइनस बी, यही बनेगा ना। तो बी से बी कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। हो गया क्लैरिफाई? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, ये आपकी जो ये क्लास है ना, ये डाउट से ही ज्यादा क्लियर होगी। जिसको कोई डाउट हो बेहिचक पूछो, जितना टाइम लगता है उसमें आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने माइंड में डाउट नहीं रखना है।
देखो अभी जो हमने ऊपर सवाल किया उसका इसने सॉल्यूशन दिया, हमने थ्योरम नहीं करनी है। आपने n को 1 रख दिया तो PA QC RE नीचे PB QD RF करके इज इक्वल टू K लिख दिया, और PQR को भी हमने 1 कर दिया तो वो भी हट गया। ठीक है, तो ये भी हो सकता है A/N/C/N E/N और ऊपर 1/n। कंटिन्यूड रेशियो हमने अभी करी थी XYZ ABC की X/A Y/B Z/C। अब देखो आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। आपको यहाँ पर शो करने के लिए कहा है। अब जो शो करने के लिए कहा है आपको, वो आपका पेपर में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपको पेपर में प्रूव करके कुछ नहीं दिखाना है। सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस है, तो आप इसका कंक्लूजन बताइए कि किसके बराबर होगा। तो अभी हमने पढ़ा, हमने क्या करना है, 4x - 3z। ठीक है, देखो आपने करना क्या है, सिर्फ इन ऊपर वाले तीनों को ऐड कर देना है और नीचे वाले तीनों को अलग ऐड कर देना है। ठीक है, समझ आ रही है आपको ये बात? अगर अब आप ध्यान से देखो तो ये आपका 4x - 3x x रह गया, ये 4y - 3y y रह गया, और ये z रह गया। नीचे अपने आप ही वो चीजें रह जाएंगी जो हमें चाहिए। ठीक है, 2a 3b + 4c। तो आपको पेपर में ये शो करने के लिए नहीं कहा जाएगा, सिर्फ आपका रिजल्ट देने के लिए कहा जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। और 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपकी ये वाली भी होगी, तो आपने इस ऑप्शन को टिक करना होगा। ये बात समझ आई आपको? करना कुछ नहीं है, सॉल्व तो आपने अपने रफ वर्क के लिए करना है। ऊपर वालों को अलग ऐड कर दिया, नीचे वालों को अलग ऐड कर दिया, और कुछ भी नहीं किया। ये बात समझ आ गई? यस मैम। अब अगला क्वेश्चन भी यही है कि आपको शो करने के लिए कहा गया है कि ये किसके बराबर होंगे। तो दिस इज इक्वल टू दिस आपको ये शो करना है। आपको यहां पर शो नहीं करना है, आपसे पूछा जाएगा कि ACEG/BDFH किसके बराबर होगा। तो आपको ये वाली ऑप्शन चारों ऑप्शंस में दी जाएगी, और वो आपने किया क्या है देखिए। अब क्या किया इसने, सबको सेम किया है ना, 4 4 4 4। ठीक है, ये f नहीं है, ये e की पावर 4 है। ठीक है, समझ आ गई आपको ये बात? यस मैम। बस आपको और कुछ भी नहीं करना है, ना आपको सॉल्व करके दिखाना है, ना आपको सॉल्व करने की जरूरत है। अब A1 A2 into AN to be continued proportion show that, फिर ये वही शो जो कह रहा है ना बार बार, आपको शो कुछ नहीं करना है बेटा। ठीक है मैम। आपको हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? आप में से कोई कुछ कहना चाह रहा है मुझे? नहीं बेटा, ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, तो आपको शो करना है। यहाँ शो नहीं करना है, आपको सिर्फ ये शो करने के लिए आना चाहिए कि आपने रफ वर्क में कैसे निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि A1/AN लास्ट वाली टर्म और फर्स्ट वाली टर्म की रेशियो जो है, दैट इज इक्वल टू A1/2n-1। अब n-1 क्या होता है, इससे एक कम। इसको आपने सॉल्व रफ वर्क में जरूर करना है, लेकिन आपसे कोई पूछेगा नहीं, मतलब आपको सिर्फ इसका आंसर देना है। तो करना क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू A2/A3 इज इक्वल टू A3। यही होती है हमारी कंटिन्यू रेशियो। क्लियर है? ये लास्ट यहां तक आ जाएगी ना? ठीक है बेटा, ये बात समझ आई आपको? पहली लाइन यस मैम। इज इक्वल टू हम K ले लेते हैं। अब हमें ये भी पता है कि हम इन सबको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब कितनी टर्म्स आ गई देखो, 1 2 3 से लेकर n-1 तक की टर्म आ गई ना। तो K⁻n-1 आ जाएगा अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो। बेटा ऊपर देखो ना, 1 से शुरू होकर कितनी आ रही है, n-1 तक आ रही है ना। समझ नहीं आया आप लोगों को? मैम समझ नहीं आया। देखो बेटा मैं आपको करके दिखाती हूँ, रुको। ये कहता है कंटिन्यू रेशियो है। कंटिन्यू रेशियो का मतलब होता है A1
अपॉन A2 इज इक्वल टू समझ जाना, मैं डाल नहीं रही, A2 अपॉन A3 इज इक्वल टू A3। हाँ जी, ये समझ आ रहा है जो मैं लिख रही हूँ? मैम स्क्रीन नहीं स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अब हो रही है? यस मैम देखो बेटा, ये देखो आपका जो कंटिन्यू होता है इसका मतलब होता है A1 अपॉन A2, A2 अपॉन A3, A3 अपॉन A4, A4 अपॉन A5, ऐसे चलते रहेंगे। और इसने हमें कहा n तक है, n तक है तो नीचे n आएगा ना, an आएगा। अब नीचे an आएगा तो ऊपर an माइनस 1 आएगा। ये बात समझ आ गई? यस मैम और ये सब इक्वल हैं और मान लो तो इक्वल टू k के बराबर है। अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर देती हूँ आपस में, तो इसका मतलब मैं k को भी n बारी n माइनस 1 बारी मल्टीप्लाई करूंगी, है ना? इसका मतलब यही होगा ना कि मैं k को भी n माइनस 1 बारी मल्टीप्लाई करूंगी, एक बारी, फिर दूसरी बारी, फिर तीसरी बारी, फिर चौथी बारी, क्योंकि k तो सबके लिए ही है ना? समझ नहीं आई ये बात? No, हाँ जी ma'am. बेटा, है बेटा देखो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 बारी हो गया। मान लो k की जगह मैं इसकी वैल्यू कर देती हूँ 4, ठीक है, सपोज करो, ठीक है। अब मैं करती हूँ A1 अपॉन A2 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है मैंने इसको, किससे करना है इसको मल्टीप्लाई? A2 अपॉन A3 से, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू भी 4 है और इसकी वैल्यू भी 4 है, ठीक है। A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है? 4, ठीक है। और A2 अपॉन A3 की वैल्यू भी क्या है? 4, ठीक है। समझ आई आपको? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, 4:2 और 4 की पावर 2। अब आया समझ? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, सबको समझ आया? नो मैम। देखो बेटा जी, आप अपने दिमाग में सोचो कि A1 अपॉन A2, A2 अपॉन A3, A3 अपॉन A4, सबकी वैल्यू k की जगह मैं 4 ले लेती हूँ कि सबकी रेशो की वैल्यू 4 है। यहां तक समझ आ गया? यस मैम। अब मैंने उसमें से पहली 2 टर्म ली, ये वाली सिर्फ, इसकी वैल्यू भी 4 है और इसकी वैल्यू भी 4 है, तो मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर 16 आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। अब मान लो मैं 3 ले लेती हूँ, यहां तक ले लेती हूँ, तो 4 को मैं 3 बारी करूंगी, फिर मेरा आंसर 16 की जगह 64 बन जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। तो मैंने 4 को, जो ऊपर मेरा A3 है वहां से मैंने देखा कि मैंने 4 को 3 बारी मल्टीप्लाई करना है, यही किया ना मैंने? यस मैम। अब मेरे पास 4 नहीं है, वैल्यू k है, क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं पता, मैंने उसको k मान लिया, तो मैं k को 3 बारी मल्टीप्लाई करूंगी, k की पावर 3 लिखूंगी। Yes, ma'am. तो अब मेरी है a माइनस 1, मतलब मेरी जो टर्म्स है n माइनस 1 तक है, तो मैं k की पावर n माइनस 1 लिखूंगी या नहीं लिखूंगी? Yes, ma'am. यस वही इसने लिखा है, k की पावर n माइनस 1। ये बात समझ आई? यस मैम Yes, ma'am. अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो, A2 से A2 कट जाएगा, A3 से A3 कट जाएगा, सब आपस में कटते चले जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा आपका इधर से A1 रह जाएगा और लास्ट में AN रह जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे आपस में, Yes, ma'am. ठीक है। अब ये रह गया, तो यहाँ पर
इसने गलत लिखा है, यहाँ से n-1 कट जाएगा। k की पावर n-1 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 की पावर n-1, क्योंकि k जो है वो a1 अपॉन a2 के बराबर था। देखो k की वैल्यू a1 अपॉन a2 थी ना, ठीक है। हाँ जी, देखो बेटा यहां से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, a1 अपॉन an आ गई हमारी k की वैल्यू, Yes, ma'am. k रेज टू पावर n-1 की वैल्यू। और हमने k की वैल्यू पुट कर दी यहां से इस वाली लाइन से k की वैल्यू उठा ली। k की वैल्यू a1 अपॉन a2 लिख सकते हैं हम। हाँ, मैम पर k की वैल्यू a1 अपॉन an नहीं आएगी, a1 अपॉन an। an तो वो k रेज टू पावर n-1 की वैल्यू आई है ना, मैं तो सिर्फ k की वैल्यू बता रही हूँ। बेटा ये तो k की वैल्यू है ना, a1 अपॉन an। a1 अपॉन an तो k रेज टू पावर n-1 की वैल्यू है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने सबको। समझ नहीं आई? जो बेटा स्टार्टिंग से देखो हमारी a1 अपॉन a2, मेरे क्वेश्चन में देखो आप, देखो ये सब वैल्यूज इक्वल थी, दैट इज इक्वल टू 4। तो मेरी 4 रेज टू पावर 3 की वैल्यू 64 आई थी ना, तो उस 4 रेज टू पावर 3 तो मेरा क्या बन गया था, ये सब कट कटा के a1 अपॉन a4 बन गया था ना, इज इक्वल टू a1 अपॉन a4 की वैल्यू थी ना ये तो 64। तो अब बात Yes, समझ ma'am. आई? Yes, हम्म, ma'am. तो Yes, ये क्या ma'am. था, ये क्या था, k की वैल्यू k रेज टू पावर यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 4 रेज टू पावर 3। हाँ, Yes, ma'am. तो 4 की वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू तो a1 अपॉन a2 है ना, ये है ना हमारे 4 की वैल्यू तो इनिशियली। Yes, ma'am. तो इसीलिए इसने यहाँ पर k की वैल्यू लिख दी a1 अपॉन a2, ये वाली वैल्यू। तो यही हमें प्रूव करना था कि a1 अपॉन an इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 रेज टू पावर n-1। मैं इसीलिए Yes. कह रही हूँ सारे क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने वाले हैं और 4-4 बारी आपने प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपको ये क्वेश्चन करने आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। समझ रहे हो आप? अच्छी बात है। थ्योरी भी 3-3 4-4 बारी, आज के क्वेश्चन आज ही करो 3-3 बारी 4-4 बारी, तभी आप कल इस लायक हो जाओगे कि आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे बेटा। और फिर जो डाउट आए वो कल पूछ सकते हो आप, फिर हम आगे चलेंगे। हमें कोई भागना नहीं है, आराम से काम करना है, कोई जल्दी नहीं करनी है। ठीक है, समझ आई आपको ये बात? ओके मैम। तो आज मैं आपको ना इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देती हूँ। आपने इसके देखो कितने क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए जो हमने कर लिया अब तक। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हमने करनी है, ठीक है। वेरिएशंस हम कल करेंगे। फिलहाल आई एम गिविंग यू द क्वेश्चंस टिल ईयर 12 तक जो क्वेश्चन है प्लस जो एग्जाम्पल है, आपने ये सारे करने हैं। वेरिएशन मैं आपको कल करवाऊंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपके पास करने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि आप 4-4 बारी सारे करो, क्वेश्चन एक एक बारी करो। एग्जाम्पल्स मैं 4 बारी इसलिए कहती हूँ कि आपके पास सामने रखा हुआ है, एक बारी आप देख के करो ताकि आपको समझ आ जाए, दूसरी बारी फिर देख के करो। तो कम से कम 2-3 बारी करोगे, एक बारी आप बिना देखे जब तक नहीं कर लेते उसको समझ के करो। और जो ये क्वेश्चंस है इनको आप चाहे एक एक बारी करो, अगर आपका आंसर नहीं निकलता है देन वी विल डिस्कस इट टुमारो, ठीक है। बट आज की आपकी यही असाइनमेंट है, नहीं 4 बार करने का टाइम मिलता तो कम से कम एक बारी आप सारे क्वेश्चन करो, थ्योरी आपके सॉल्व्ड भी और अनसॉल्व्ड भी। कर लोगे आज? Yes, ma'am. यस हम्म? मैम, डाउट क्लियर मैम, तो कालू डाउट आज क्लियर क्योंकि हमारा कर दोगे? हाँ जी बेटा,
आज हमारा फर्स्ट डे है, मैं बहुत ज्यादा नहीं करवाऊंगी आपको, अदरवाइज आप बोर भी हो जाओगे और डर भी जाओगे। तो जो मैंने आज आपको असाइनमेंट दी है, कल आप सब ये क्वेश्चन करोगे। पहले आधे घंटे में मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, जिसको जिसमें प्रॉब्लम होगी। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। पर ट्राई टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस जितने भी मैंने दिए हैं, उसकी पीडीएफ मैम ग्रुप में आप प्रैक्टिकल भेजिए, ताकि हाँ प्रैक्टिकल बेटा सारे करने हैं। मैंने आपको पेज नंबर बता दिया ना 20 तक। यस मैम, मैं मोदी डाउट क्लियर कर दूंगी। हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा? मैम आप कल इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे जेडे डाउट होए वो क्लियर कर दोगे? बिल्कुल करूंगी जी, क्यों नहीं करूंगी। अपने पीडीएफ भेजो मुझे करके, मेरे को भी पता चले आप लोग कर रहे हो। ओके मैम। ठीक है, तो आप लोगों को जो ये प्रूव दैट का जैसे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है ना, प्रूव दैट, आपको प्रूव तो करना है, लेकिन पेपर में प्रूव करके नहीं दिखाना। बेसिकली प्रूव आपने रफ वर्क में करना होगा, आपको आंसर बताना होगा कि ये ऑप्शन ठीक है कि नहीं है। तो आपको इस तरह से भी याद करना है, शॉर्टकट में जो बच्चा याद कर सकता है वो कर सकता है, अदरवाइज प्रूव करके देखना है तो नथिंग लाइक दैट। ठीक है, हाँ जी, Yes, समझ आ गई ma'am. बेटा आप लोगों को? अब आप ये Yes, क्वेश्चन करिए कल तक। तो कल पहले फर्स्ट लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम इसके डाउट करेंगे, उसके बाद आगे वेरिएशंस पे चलेंगे। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। कल 7:30 बजे क्लास लगेगी आपकी, सर बता देंगे आपको। ओके Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके बाय, Yes, गुड ma'am. नाइट। ओके जी, ओके। थैंक यू मैम।